भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक के परिचयात्मक पृष्ठभूमि में आप सभी का स्वागत है। आप विद्यार्थियों में जिन किसी ने भूगोल को कक्षा 11-12 में एक विषय के रूप में चुना है, यह कक्षा विशेषतः उन्हीं लोगों के लिए है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 की यह एक पाठ्य पुस्तक है भूगोल विषय की, और इसमें भूगोल के अनेक आयामों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें इकाई 1 जो है भूगोल एक विषय के रूप में नाम से है। स्पष्टतः जैसे अनेक विषय हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, गणित, अंग्रेजी आदि, उनकी भी अपनी एक विषय वस्तु होती है और आयाम होते हैं। उसी तरह भूगोल विषय की भी कुछ विषय वस्तु है और इसके अनेक आयाम हैं। सच तो यह है कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। इसका अर्थ यह हुआ कि भूगोल विषय में विज्ञान विषय के लगभग सभी विषयों को पढ़ा जाता है। इकाई 1 भूगोल एक विषय के रूप में के अंतर्गत अध्याय 1 में भूगोल एक विषय के रूप में की विस्तृत व्याख्या की जाएगी। इस पूरे पाठ्य पुस्तक में सब 6 इकाइयाँ हैं और 15 अध्याय हैं, जिनमें अध्याय 1 है भूगोल एक विषय के रूप में। फिर आती है इकाई 2। इकाई 2 पृथ्वी से संबंधित है। इस इकाई का नाम ही है पृथ्वी। इसके अंतर्गत 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन तारों से हुई, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में और कितने ग्रह हैं, और सभी ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई आदि अनेक विषयों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। और साथ ही साथ पृथ्वी की उत्पत्ति का विकास किस तरह से हुआ है, इसका भी इसमें अध्ययन होगा। इसके बाद है अध्याय 3, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी के अंतरतम में कौन कौन सी परतें हैं। अर्थात यूँ कहें कि अगर पृथ्वी के अंतरतम में किसी प्रविधि से अध्ययन करने, देखने और जानने का कोई उपाय हो, तरीका है, तो इससे जो है इसके अंतरतम को देखा और जाना जा सकता है। और यह हुआ है, और इससे पता चला है कि पृथ्वी के अंतरतम में मूलतः 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत शियाल है। इसके बाद उससे भी नीचे जाएंगे तो सीमा है, और सीमा के नीचे नीफे है। इस तरह से पृथ्वी के अंतरतम में मुख्यतः 3 परतें हैं। हालांकि इन 3 परतों में भी फिर उपविभाजन हुआ है। जैसे सियाल के ऊपर देखा जाए तो क्रस्ट है, या इसको हिंदी में कह सकते हैं भूपर्पटी। ठीक है। इसके बाद है इकाई 2 पृथ्वी का के अंतर्गत चौथा अध्याय, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। धरातल पर अनेक महासागर जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी आर्कटिक महासागर स्थित हैं, और इन्हीं महासागरों के अंतर्गत अनेक सागर हैं। चीन सागर, अरब सागर, लाल सागर, बहुत सारे सागर हैं। और इस तरह से
सागरों का अध्ययन इस इकाई में किया जाएगा, इस अध्याय में। और साथ ही साथ जहाँ कहीं पर पृथ्वी पर जल नहीं है, वैसे पृथ्वी के पूरे ग्लोब पर देखा जाए तो अराउंड 70% जल है और 30% स्थल है। तो इसमें जो लगभग 29% या 30% स्थल भाग है, वो भी स्थल भाग एक साथ नहीं है। कुछ स्थल भाग द्वीपों के रूप में बिखरे हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े भूखंडों के रूप में, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। हालांकि पृथ्वी के अध्ययन के समय जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि सभी महाखंड कभी एक साथ थे, लेकिन आने वाले भूगर्भिक हलचलों और अनेक घटनाओं के द्वारा इतिहास भूगर्भिक काल में यह अनेक खंडों में विभाजित होता रहा और एक दूसरे से जुड़ता रहा, पुनः विभाजित होता रहा और यह प्रक्रियाएं चलती रही। इस प्रकार पृथ्वी पर महासागरों और महाद्वीपों का वितरण है। महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसके विषय में आप लोग जानते हैं और पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और भी महाद्वीप हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये महाद्वीप हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद की इकाई है इकाई 3, भू आकृतियाँ। भूगोल की यह सबसे बड़ी सुंदरतम अध्याय और कह सकते हैं इसको। अगर भूगोल में किसी को रुचि है या यूँ कहें प्रकृति में जिसको रुचि है, उसके लिए यह अध्याय बहुत ही आकर्षक लगता है और है भी। इसके अंतर्गत, भू आकृतियों के अंतर्गत सामान्यतः हर किसी के मन में यही बस सीधी सी बात आ जाती है कि पर्वत, पठार, मैदान, और यह सच भी है। हालांकि इसके अंतर्गत और भी अनेक विषय वस्तु हैं जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इस इकाई के अंतर्गत प्रथम अध्याय जो है, जो कि 5वां अध्याय है पूरे इकाई को देखते हुए, वह है खनिज और शैल। क्योंकि जब हम पृथ्वी को जान लिए, उसके ऊपर कितने महासागर हैं, महाद्वीप हैं, इन सब को जान लिए, तो इसके बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह पृथ्वी बनी किससे है। तो इसका सीधा सा उत्तर है, पृथ्वी शैलों और खनिजों से बनी है। तो इस अध्याय में हम खनिजों का अध्ययन करेंगे और शैलों का अध्ययन करेंगे कि शैल कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों में भी कौन कौन से शैल क्या क्या होते हैं। हालांकि प्रयोगात्मक कक्षाएं जब चलेंगी कॉलेज में, तो उसमें सभी शैलों को यथासंभव दिखाया भी जाएगा। अध्याय 6 है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। पृथ्वी को समझ लिए और वह किससे बनी है यह समझ लिए, तो इसके बाद आवश्यक है कि यह समझें कि इस पृथ्वी के धरातल पर किस तरह की भू आकृतिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कुछ भू आकृतिक प्रक्रम धरातल के अंदर भी एक्टिव होते हैं और अधिकतम जो कि धरातल पर भू आकृतियों के निर्माण में सहायक होते हैं या उन्हें समतलीकरण करने का प्रयास करते हैं, वह धरातल पर भी होते हैं। अध्याय 7 है भू आकृतियाँ और उनका विकास। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि पर्वतों का निर्माण, प्रकार, ज्वालामुखी क्या है, मैदान क्या है, मैदानों के प्रकार क्या हो सकते हैं, इन सभी विषयों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आती है चौथी इकाई, जिसका नाम है जलवायु। इस जलवायु इकाई के अंतर्गत कुल 5 इकाइयाँ हैं, 5 अध्याय हैं और पूरे विषय वस्तु के रूप में देखें तो यह जलवायु का प्रथम अध्याय वायुमंडल का संगठन तथा संरचना से जुड़ा हुआ है। मूलतः जलवायु की जब बात करते हैं तो उसमें वायुमंडल का संगठन और संरचना का जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस विषय को समझने के लिए ही सबसे पहले वायुमंडल के संगठन और संरचना को जानना अति आवश्यक है। इसके बाद का 9वां अध्याय है सौर विकिरण। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। सौर विकिरण में हम लोग पढ़ेंगे
कि सूर्य से आने वाले प्रकाश ये जो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है धरातल पर, यह किन किन प्रदेशों में कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है। मूलतः देखा जाए तो भूमध्यरेखीय प्रदेशों में सूर्यातप का अधिक आना अवश्यंभावी है, क्योंकि यह लगभग क्या यह सीधे तौर पर 90 डिग्री पर यह सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है, प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होते हैं। हालांकि अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर न पाकर थोड़ा और उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। हालांकि इन सब का अध्ययन उच्च कक्षाओं में किया जाता है। यहाँ बस मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दिया। इसके बाद का 10वां अध्याय है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। 11वां अध्याय है इसमें वायुमंडल में जल। अभी तक तो हम लोग ये पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं कि जल जो है नदियों में मिलता है, तालाबों में जल होता है, भूमिगत जल होता है, झरनों से में जल होता है, आदि आदि। लेकिन हम सभी यह भी जानते हैं कि वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो वायुमंडल से आती है सब। तो वायुमंडल से आती है तो इसका मतलब है कि वायुमंडल में भी पर्याप्त जल है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायुमंडल में जितना जल है वह संपूर्ण विश्व की नदियों से और संपूर्ण वायुमंडलीय जल अधिक है। इसके बाद का अध्याय है विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। इकाई 5 जल अर्थात महासागर का इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसमें प्रथम अध्याय है जो कि 13वां अध्याय है, लेकिन इकाई 5 के रूप में देखें तो प्रथम अध्याय महासागरीय जल। महासागरीय जल में महासागरीय जल की गतियाँ हम लोग पढ़ेंगे। महासागरीय जल में लवणता की क्या स्थिति है इसको पढ़ेंगे। उसमें घुलनशील लवणता के अंतर्गत घुलनशील कितने जो है मटेरियल्स हैं उनका जो है विधिवत अध्ययन इसमें किया जाएगा। अध्याय 14 महासागरीय जल का संचलन। मूलतः महासागरीय जल में जल की मात्रा आदि का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन संचलन की बात की जाए तो इसकी व्याख्यात्मक रूपरेखा इकाई अध्याय 14 में ही है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व में किस तरह की गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, और आदि इससे जुड़े हुए अनेक विषयों को भी पढ़ेंगे इसमें। इकाई 6 पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन यह विषय, यह इकाई मूलतः पर्यावरण भूगोल से जुड़ी हुई है, जिसमें अध्याय 15 है पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन में पूरे पर्यावरण का जो मूल विषय वस्तु है उसमें वहीं से शुरुआत होगी। जैविक संगठन, अजैविक संगठक, वनस्पतियाँ, जीव जंतु आदि आदि अनेक विषयों का इसमें अध्ययन होगा। अध्याय 16 यह इस पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अंतिम अध्याय है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता और उनका संरक्षण। संरक्षण की जब बात आती है तो इसके पीछे एक बात छुपी होती है कि कहीं न कहीं वो संरक्षित नहीं है, तभी तो संरक्षण की आवश्यकता है। धरातल पर जैव विविधता अनेक क्षेत्रों में अनेक तरह की है, और इस मानवीय आर्थिक विकास के कारण और तकनीकी विकास के कारण अनेक जैव विविधता वर्तमान में पिछले कुछ दशकों से बहुत ही संकट की स्थिति में है। उनके समाप्त होने की परिस्थितियां बनती जा रही हैं बहुत जगह, और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो समाप्त भी हो चुके हैं। यह समाप्त न हो, बने रहें चिर काल तक, इसलिए इसके संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। और संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं और किए जा रहे हैं।
इन सब का विधिवत अध्ययन अध्याय 16 में किया जाएगा। इसके बाद है भौगोलिक शब्दावली। यह पूरा जो अध्ययन किया जाएगा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस भौगोलिक भूगोल के मूल सिद्धांत में पूरे अध्यायों में पढ़ते समय अनेक ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि आपके लिए नए हो सकते हैं। चूँकि नए हैं तो उनका भी अध्ययन आवश्यक है। जैसे एक शब्द गुयोट। अब गुयोट क्या है, या निचय क्या है, या ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी नलिका क्या है, अनेक शब्द हैं। हालांकि यह सामान्य शब्दों की बात की। जैसे गुयोट की बात की जाए तो महासागरों के तल पर कुछ छोटे मोटे पहाड़ पाए जाते हैं और जिनकी जो है ऊपरी भाग जो है मेज़ की तरह सपाट होते हैं, उन्हें गुयोट कहते हैं। तो इस तरह से अनेक शब्द हैं यहाँ पर। जलवायु में भी सभी अध्यायों में कुछ न कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके विषय में आप पहले से सुने हैं लेकिन उसको विधिवत जानते नहीं हैं। लेकिन अब आवश्यक यह है कि उसके विषय में विशेष जानने की ज़रूरत है और उसे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक उसको समझेंगे नहीं भूगोल के अनेक आयामों को समझने में कठिनाई होगी। इसलिए यह जो अंतिम इसका भाग है इस विषय वस्तु का, इस भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का, वह है शब्दावली। शब्दावली के प्रयास मैं करूंगा कि शब्दावली का अध्ययन इस पूरे विषय वस्तु को शुरू करने के पहले ही किया जाए ताकि उन्हें समझने में आपको आसानी हो। फिर भी जो भी कोई अध्याय शुरू होगा उसमें कुछ खास शब्दावली होगी तो उस शब्दावली को बताने के बाद ही अध्याय शुरू किया जाएगा। और इस तरह से आप लोगों को इस पूरे विषय सूची और रूपरेखा में को सुनने के बाद कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कुछ भी हो जो इस विषय से जुड़ी हुई हो तो उसको आप जो है पूछ सकते हैं मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में, या विशेष परिस्थितियों में कॉल भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। हालांकि आप प्रयास यह करेंगे कि आप मैसेज करके पूछेंगे और उसका उत्तर जो है विधिवत दिया जाएगा। धन्यवाद।